हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ये आपका बिहार सचिवालय सहायक के लिए आपका टेस्ट नंबर ये कितना है। तो टेस्ट नंबर आपका ये 14 का पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, अगर आप इसे पीछे का नहीं देखे तो देख लीजिएगा, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। और इसमें जो भी क्वेश्चन है जैसा आपका सिलेबस है बिल्कुल उसी पर आधारित है। तो ये क्वेश्चन सब आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बहुत दिन से आपका मतलब वीडियो नहीं आ रहा था, उसका भी थोड़ा सा रीजन है, लेकिन जितना भी अभी तक टेस्ट हो गया है प्लेटफॉर्म में वो सभी टेस्ट हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए। ठीक है, तो मतलब सभी टेस्ट हम करा देंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा वीडियो में डिले हो रहा है, आप समझिए थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, इसकी वजह से, नहीं तो हम सब टेस्ट आपको बहुत जल्दी करा देंगे। तो चलिए देखते हैं हम मतलब पहला क्वेश्चन क्या है। और इसका आपका टेस्ट नंबर 12, 13, 14, 15, 16 जो है वो सब का हम आपका PDF बना करके डाल दिए है, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए जो आपका पहला क्वेश्चन है, और वो मतलब जो PDF है बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन है, उसमें मतलब उस पर लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। देखिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो किसके द्वारा किया गया था। तो ये एओ हुम के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका स्थापना कब किया गया था। तो 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। और इसमें 72 लोग जो थे भाग लिए थे। और ये कहाँ पे किया गया था स्थापना। तो मुंबई में किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो WC बनर्जी थे। ठीक है, महात्मा गांधी कांग्रेस में जो शामिल हुए कब। तो 1916 में महात्मा गांधी कांग्रेस में शामिल हुए। इतना बात आपको यहाँ से याद रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि निम्न में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहा जाता है। जबकि ग्रीनलैंड है ये आपका सबसे बड़ा द्वीप जो है ये कौन सा है। तो ग्रीनलैंड है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है वो कौन सा है सबसे बड़ा भाग। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये आपका प्रशांत महासागर जो है जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है। ये 33% भाग पे जो है पृथ्वी पर ये सिर्फ और सिर्फ प्रशांत महासागर है। उसके बाद दूसरे नंबर पे पूछता तो आपका यानी कि अटलांटिक महासागर हो जाता है। और तीसरे नंबर पे हिंद महासागर हो जाएगा। जो भी मतलब जो पृथ्वी पर जो है 71% भाग पे आपका मतलब जल ही जल है और 29% पे आपका लैंड है। इस 71% भाग पे जो आपका जल है जिसमें से 97.97% जो भाग है ये आपको पीने योग्य नहीं है, जबकि लगभग 2.5% भाग ही पीने योग्य जल है। अगला देखिए, अगला जो आपका मतलब क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कह रहा है कि यानी कि निक्की क्या है। तो निक्की जो है ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये आपका टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। क्या है, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। जैसे कि आपका भारत का जो शेयर मूल्य सूचकांक है वो आपका सेंसेक्स और निफ्टी जो है ये भारत का शेयर मूल्य सूचकांक है। उसी तरह से जापान का यानी कि जापान के टोक्यो का जो शेयर मूल्य सूचकांक है उसको हम क्या बोलते हैं। तो निक्की बोलते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि यानी कि ब्याज दर नीति निम्न में से किसके अंतर्गत आता है। तो ब्याज दर नीति जो है ये मौद्रिक नीति के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। लेकिन मौद्रिक नीति को तैयार किसके द्वारा किया जाता है। तो RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, और ये मौद्रिक नीति के अंतर्गत आपका जैसे कि CRR, SLR जैसे कि यानी कि CRR आता है, SLR आता है। ठीक है, इसका मतलब तो कैश रिजर्व रेशियो, सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो होता है। और उसके बाद मतलब BR हो जाता है। ठीक है, ये होता है आपका बैंक दर होता है। जो आपका RR होता है ये आपका यानी कि रेपो रेट होता है। और RRR जो होता है ये आपका रिवर्स रेपो रेट होता है। ठीक है, तो ये सब मौद्रिक नीति के अंतर्गत आता है जिसको RBI के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन भारतीय यानी कि भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, इनको गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इनको महात्मा गांधी जी के द्वारा ये उपाधि गुरुदेव की उपाधि दिया गया था। जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा भी महात्मा गांधी को जैसे कि महात्मा की उपाधि दिया गया था। सी राजा गोपाल जी को हम यानी कि राजा जी के नाम से भी जानते हैं। जबकि लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। BR अम्बेडकर को मतलब संविधान के फादर के नाम से भी इनको जाना जाता है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है,
कह रहा है कि राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं, तो कब भंग कर सकते हैं, जब यानी कि जो मंत्रिमंडल है उसके द्वारा अनुशंसा किया जाएगा, यानी कि उनके द्वारा जब लिखित पत्र दिया जाएगा तब वो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पे जो है राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ये आर्टिकल 85 में दिया हुआ है, किसमें, अनुच्छेद 85 में ऐसा दिया गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लेकिन कब, केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर। पहली बार जो है लोकसभा को भंग कब किया गया था, तो ये चौथी यानी कि चौथी जो लोकसभा था उसको भंग किया गया था, 1970 में भंग किया गया था। जैसे कि पहला लोकसभा कब से हो जाएगा, तो 1952 से लेकर के 57 तक हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से दूसरा जो हो जाएगा 57 से लेकर के 62 तक, और तीसरा जो हो जाएगा आपका 62 से लेकर के कहाँ तक हो जाएगा, 67 तक, और जो चौथा हो जाएगा 67 से लेकर के कहाँ 72 तक होना चाहिए, लेकिन इसको 1970 में ही समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो इसी को भंग किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। कह रहा है कि चंद्रयान 2 भारत द्वारा यानी कि अंतरिक्ष में भेजा गया कुल मिशन में कौन सा मिशन था, तो इसरो के द्वारा भेजा गया था। और जो जैसे कि इसरो का जो मिशन जाता है तो पूरे मिशन में कौन सा मिशन था, तो 110वां मिशन था, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जबकि चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 का दोनों का ईयर एटलीस्ट आप याद रख ली। जैसे कि चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपित किया गया था, और चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को, ठीक है। एक बार दोनों का डेट देख लीजिए, जैसे कि चंद्रयान पहला को 2008 में और चंद्रयान 2 को 2019 में जो है प्रक्षेपित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, 1 सेकंड रुकिए। देखिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में अपना पहला बजट लोकसभा में प्रस्तुत किए। देखिए यहाँ पे जो पूर्णकालिक लगा हुआ है ना, इस बात पे आपको ध्यान देना। सीधे पूछा रहा था कि पहली कौन सी महिला थी जो लोकसभा में अपना मतलब जैसे कि बजट पेश की थी, तब आंसर आपका इंदिरा गांधी हो जाता, ठीक है। लेकिन पूर्णकालिक कह रहा, तो पूर्णकालिक जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा मतलब 2019 में बजट जो है पेश किया गया था लोकसभा में, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जबकि राजकुमारी अमृता कौर की बात करें तो ये 1947 से लेकर के 1957 तक देश के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्य की है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। कह रहा है कि उप प्रधानमंत्री पद का सृजन, उप प्रधानमंत्री पद का जो सृजन है ये यानी कि भारत के संविधान में नहीं है, इसको संविधान से हट करके इसको मतलब तैयार किया गया है। जैसे कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कि संविधान के प्रावधान से हट यानी कि हटकर हुआ, तो मतलब उप प्रधानमंत्री का जो पद है ये संविधान के प्रावधानों से हटकर है, ठीक है। और इसमें देखिए इसको मतलब कितने अभी तक उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो 7 अभी तक उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं। जो पहला कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये पहला उप प्रधानमंत्री थे। उसके बाद आपका मोरारजी देसाई भी बने, उसके बाद तीसरे नंबर पे जगजीवन राम भी बने, चौथे नंबर पे चौधरी चरण सिंह भी बने, 5वें नंबर पे यशवंत सिंह भी बने, 6ठे नंबर पे देवीलाल भी बने, और 7वें नंबर पे लाल कृष्ण आडवाणी भी बने थे। तो सबसे जो अभी लेटेस्ट में मतलब जो अभी सबसे मतलब जल्दीबाजी में जो अभी बने हैं मतलब उप प्रधानमंत्री कौन, तो लाल कृष्ण आडवाणी है, ठीक है। इनके बाद अभी कोई भी उप प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि पहले कौन है, लास्ट कौन है अभी तक के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसके बाद कितने अभी तक उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं। कभी कभी ऑप्शन में आपको 3 को दे देगा सही, 1 को गलत दे देगा कोई, और पूछेगा इसमें से कौन उप प्रधानमंत्री नहीं बने हुए, तो चारों का आपको नाम भी एक झलक याद रहना चाहिए, ठीक है। एक बार और मैं बोल देता हूँ, सुन लीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, यशवंत यानी कि यशवंत भाई, उसके बाद है देवीलाल और लाल कृष्ण आडवाणी, ये सभी के नाम आपको याद रखना है। जबकि आपका 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मतलब जैसे कि मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया था, यानी कि 19 यानी कि आर्टिकल 19 के एफ में था, इसको किस में कर दिया, तो 300 के क में या ए में, मतलब क बोल दीजिए या ए बोल दीजिए, इसमें कर दिया गया, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, क्या कह रहा है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होता है। देखिए राष्ट्र के प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन राष्ट्र के नेतृत्व नहीं करते हैं, तो नेतृत्व राष्ट्र के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, जबकि राष्ट्र का प्रतिनिधित्व जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 53 में लिखा हुआ है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति जो है ये राष्ट्रपति के अंतर्निहित होगा, जबकि आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है कि मतलब इसमें प्रधानमंत्री मतलब प्रधानमंत्री का इनका नियुक्ति किया जाएगा। अगला देखिए, अगला जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में
टेक ऑफ स्टेज से क्या तात्पर्य है। टेक ऑफ स्टेज वो होता है, जैसे कि देखते हैं ना फ्लाइट भी टेक ऑफ करता है तो मतलब ऊपर की तरफ उड़ता है, तो बिल्कुल यही बात है यहाँ पे। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि अर्थव्यवस्था तीव्र गति से उड़ना जो जैसे कि प्रारंभ कर लेता है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, तो टेक ऑफ स्टेज बोलते हैं अर्थव्यवस्था में। ये भारत में 1991 के बाद जो है ये चीज़ें भारत में आया, ठीक है। जैसे कि लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन जो चीज़ें उस समय आया था मोरारजी देसाई जी के समय में, तो उसके बाद ये चीज़ें हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। क्या कर रहा है 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो कब प्रस्तुत किया जाता है, देखिए बजट जो पेश किया जाता है ना, उससे एक दिन पहले जो है आर्थिक सर्वेक्षण जो है मतलब संसद में पेश किया जाता है। देखिए बजट जो होता है वो चीज़ें होता है कि हम आगे क्या क्या करने वाले हैं, किस पे कितना खर्च करेंगे, वो चीज़ें बजट होता है। लेकिन जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है वो ये होता है कि पिछले बार के बजट में हम क्या क्या लक्ष्य रखे थे और हम उसमें से क्या क्या अचीव कर लिए, उसी बात को बताने के लिए आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। तो पहले हम क्या करते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर लिया जाता है मतलब संसद में कि, और उसमें बता दिया जाता है कि हमने लक्ष्य क्या क्या रखे थे और क्या क्या अचीवमेंट हुआ। उसके एक दिन के बाद जो है फिर बजट पेश किया जाता है कि हम जो अब बजट लेकर के आए हैं इससे ये सब विकास करेंगे, इतना इतना फंड हम यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये सरकार का नीति होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा कि आगामी वर्ष में बजट के यानी कि प्रस्तुतिकरण के पूर्व, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो होगा आपका क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। कह रहा है कि यानी कि डायमंड रिंग की घटना देखी गई है। तो डायमंड रिंग की घटना जो होता है ना, जैसे कि आपका सूर्य ग्रहण जो होता है ना, तो जैसे कि सूर्य ग्रहण के अंत में, जैसे कि मान लीजिए कि सूर्य ग्रहण हो रहा है, सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ समझ, जैसे कि मान लीजिए कि ये सन हो गया, ठीक है, यहाँ पे सन हो गया, यहाँ से सब कुछ निकल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए कि क्या हो गया कि मतलब जैसे कि यहाँ पे सन हो गया और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि मतलब यहाँ पे मून हो गया मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे आपका अर्थ हो गया, ठीक है। तो देखिए जब यहाँ पे जैसे कि ये अर्थ हो गया और ये आपका मून हो गया, तो जब ये मून बीच में आ जाता है, सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण बोलते हैं, ठीक है। तो जब ये सूर्य ग्रहण धीरे धीरे ग्रहण लगा, मतलब धीरे पहले इतना चापा फिर इतना, मतलब पूरा जब जैसे कि सबसे अंत जब हो जाएगा ना, तो मतलब ये आपका अर्थ हो जाएगा और ये आपका चंद्रमा हो जाएगा। तो ये लास्ट वाला जो रिंग बचा ना, तो यहाँ से जो पूरा प्रकाश निकलता है ये आपका डायमंड की तरह चमकता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि डायमंड रिंग बोलते हैं। और ये यानी कि पूर्ण ग्रहण के अंत में होता है, ठीक है। अंत में, जब स्टार्टिंग में होता है तो थोड़ा ही सा लगा रहता है ना, जब अंत हो जाता है तब ये पूरा ढक जाता है, मतलब ये आपका चंद्रमा हो जाता है, ये भी जो मैं ढक रहा हूँ ये चंद्रमा हो जाता है और ये आपका पूरा पूरा अर्थ हो जाता है। तब मतलब यहाँ से जो सूर्य की रोशनी जो है इस पर पूरा पड़ता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि मतलब डायमंड रिंग बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डायमंड रिंग बोलते हैं। और एक चीज़ आप यहाँ से ध्यान रखिएगा क्या कि जैसे कि सूर्य ग्रहण जो होता है ये आपका अमावस्या के दिन होता है। किस दिन होता है, अमावस्या के दिन होता है, जबकि चंद्र ग्रहण जो होता है पूर्णिमा के दिन होता है। अगर आप इतना चीज़ ये सब अभी बताए हैं ना, इसको अगर आप याद नहीं रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उसको आप छोड़ दीजिए, बस सिर्फ इतना बातों को आप याद रखिएगा तभी भी हो जाएगा। देखिए जैसे कि डायमंड रिंग जो होता है, यानी कि इसको डायरेक्ट याद रख लो कि पूर्ण ग्रहण के अंत में होता है। और जो इससे भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये पूछा जाता है कि सूर्य ग्रहण किस दिन होता है, तो अमावस्या के दिन, और चंद्र ग्रहण जो होता है ये पूर्णिमा के दिन होता है। बस ये 3 पॉइंट को आप याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका 15 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि केरल में कौन सा यानी कि वन्य जीव रिजर्व हाथियों के लिए जाना जाता है, हाथियों के लिए जाना जाता है। तो देखिए सबसे पहले बात यहाँ केरल में कौन सा है, तो पेरियार, जो ऑप्शन में गिव है ना इसमें से पेरियार है, सिर्फ यही केरल में है। जैसे कि आपका पाखल ये आपका तेलंगाना में पड़ता है, यानी कि चंद्रप्रभा जो है ये आपका यूपी में पड़ता है, जबकि कान्हा जो है ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा क्वेश्चन का। अगला देखिए, अगला जो आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यानी कि बिहार को बंगाल से अलग प्रांत बनाने के लिए आंदोलन किसके कारण जो है मतलब 1912 में बिहार उड़ीसा समेत एक नए प्रांत बना का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए बंगाल से जो अलग जो है मतलब जैसे कि मान लीजिए कि बंगाल अलग हो गया, ये आपका बंगाल हो गया, और ये आपका अलग जो है क्या बिहार और उड़ीसा जो अलग हुआ, तो ये मतलब किसके नेतृत्व में हो, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा जी के नेतृत्व में हुआ। तो ये आपको याद रखना है। और उसके बाद जो है आपका ऑप्शन सी में जो है यानी कि मजरूल हक। देखिए मजरूल हक के द्वारा मतलब बिहार के अंदर होम रूल की स्थापना किया गया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला देखिए, अगला जो आपका 17 नंबर क्वेश्चन है,
कह रहा चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, मोतिहारी में मुकदमा चलाया गया था। कहाँ पे, मोतिहारी में। जैसे कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी बिहार में आ रहे थे, जो राजकुमार शुक्ल जी मतलब उनको बताए थे कि क्या यहाँ पे लोगों का नील की खेती के रिगार्डिंग क्या दर्द है, उसको देखने के लिए जब आ रहे थे तो अंग्रेजों ने महात्मा गांधी जी को रोके थे कि नहीं आने के लिए, कि आप जो है यहाँ के निवासी नहीं है इसलिए, ठीक है। तो इसीलिए इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था। और ये कब आए थे, मतलब मोतिहारी में महात्मा गांधी, तो ये यानी कि 10 अप्रैल 1917 को आए थे, ठीक है। तो इतना बात आपको याद रखना है। और मोतिहारी में इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था। ये यानी कि पश्चिम चंपारण के किसानों के नील की दुर्दशा को देखने आ रहे थे। अगला देखिए, अगला आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यानी कि संकोश नदी की सीमा बनाती है। तो संकोश नदी जो है किसके बीच में सीमा बनाती है, तो सबसे पहले बात संकोश नदी जो है भूटान से निकलता है, ठीक है। तो जब भूटान से निकलता है और ये ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदी भी है, तो ये जो है आपका असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा बनाते हुए मतलब ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि तुलबुल परियोजना निम्नांकित तुलबुल परियोजना जो है मतलब किस नदी पर है, तो तुलबुल परियोजना जो आपका झेलम नदी पे, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जबकि ब्यास नदी पे आपका ब्यास परियोजना है। और चिनाब नदी पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी बन रहा है, यानी कि रितले परियोजना जो है कहाँ पे, चेनाब नदी पे बन रहा है, यानी कि रतले परियोजना जो है कहाँ पे, चेनाब नदी पे बन रहा है। और तुलबुल परियोजना कहाँ है, तो झेलम नदी पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा है कि भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र, यहाँ आपको ध्यान रखना है सर्वाधिक क्षेत्र की बात कर रहा है। जब क्षेत्र की बात करें तो अब ये आपका यूपी हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षेत्र। लेकिन ये पूछे कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, तो सर्वाधिक उपज जो होता है पश्चिम बंगाल में चावल का सबसे ज़्यादा उपज होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 21 नंबर है, कह रहा है कि यानी कि विश्व बैंक का मुख्यालय है। तो कहाँ पे मुख्यालय, तो आपका यानी कि वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन में इसका मुख्यालय है। जबकि मनीला में किसका मुख्यालय है, तो एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय जो कहाँ, मनीला में है। और यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में। और जेनेवा में किसका, तो डब्ल्यूएचओ का। ऐसे जेनेवा में कई चीज़ें का है, लेकिन डब्ल्यूएचओ का जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा है कि अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या है। तो देखिए अदृश्य निर्यात वो निर्यात होता है जैसे सेवा हो गया, तो ये अदृश्य निर्यात। जैसे कि अभी हम पढ़ा रहे हैं, आप समझ रहे हैं, तो ये भी एक अदृश्य निर्यात है। जैसे कि हम कुछ दे तो नहीं रहे, आप कुछ ले तो नहीं रहे ना फिजिकली, और ना हम फिजिकली दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हम सेवा दे रहे हैं और आप इसका लाभ उठा रहे हैं, यही एक अदृश्य निर्यात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैं अपना साम्राज्य खो दिया होगा, यानी कि खो दिया होता। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध मतलब करेंगे। तो देखिए ये कथन किसके द्वारा कहा गया था, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, शेर शाह सूरी के द्वारा ये कथन कहा गया था। कब, तो जब 1544 में ये चित्तौड़ के जो मेवाड़ है वहाँ पे जब ये आक्रमण के लिए गए थे, तब ये कथन ये कहे थे कि दिल्ली जैसे साम्राज्य को छोड़ करके हम यहाँ छोटा सा साम्राज्य को लूटने के लिए आए हैं। तो इसीलिए ये कथन शेर शाह सूरी के द्वारा कहा गया था। इनका कार्यकाल कब से, तो 1540 से लेकर के 45 तक है। जबकि अलाउद्दीन खिलजी का जो कार्यकाल है ये आपका 1296 से लेकर के 1316 तक। और मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल है 1225 से लेकर के 1251 तक। और औरंगजेब का जो कार्यकाल है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि 1658 से लेकर के और 1707 ईस्वी तक औरंगजेब का कार्यकाल है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन से एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी। तो देखिए औरंगजेब के द्वारा और एक और पर्सन था कौन, तो समुद्रगुप्त के द्वारा। इन दोनों के द्वारा बीना बजाया जाता था। बीना बजाने में ये दोनों निपुण थे, बहुत अच्छे से बजाते थे, यानी कि औरंगजेब और समुद्रगुप्त बीना बजाने में निपुण थे, ठीक है। और सबसे जो प्राचीन वाद्य यंत्र है ये बीना ही है, ये भी एग्जाम में पूछा गया। जैसे कि 4 आपको ऑप्शन दे देगा, पूछेगा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है, तो आपको आंसर देना है बीना। जबकि सितार की बात करें तो अमीर खुसरो के द्वारा सितार का जो है मतलब क्या किया गया था कि मतलब आविष्कार किया गया था। अगला देखिए, अगला जो आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध
संबंधित निम्नलिखित घटना पर विचार करें। तो इसमें सबको आपको डेट याद रखना है। जैसे कि देखिए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, खाली 1931 रखने से काम नहीं चलेगा। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, जबकि भगत सिंह के फांसी 23 मार्च 1931 को भगत सिंह के फांसी हुआ था। आपका 3 में क्या है कि मतलब जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1931 के कराची अधिवेशन हुआ था, ये आपका 28 दिसंबर 1931 को हुआ था। कब? 28 दिसंबर 1931 के, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद जी को शहादत हुए थे, मतलब अंग्रेजों से लड़ते हुए शहादत हुए थे। तो मतलब ये कब हुए थे, तो 27 फरवरी 1931 को हुए थे, और ये इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हुए थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट में जो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, मतलब जैसे कि 28 दिसंबर 1931 हो जाएगा, तो एक ही आपका ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन नंबर ए। और जो सबसे पहले हो जाएगा ये चंद्रशेखर आज़ाद जी के शहादत हो जाएगा, जो कि 27 फरवरी 1931 को हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 26 से कह रहा है कि एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक प्रायः है। तो ये क्या है, तो देखिए ये जो आपका हो जाएगा मतलब एक शैव मतलब धर्म से संबंधित है। एलिफेंटा का जो प्राचीन स्मारक है किससे संबंधित है, तो ये आपका शैव धर्म से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक चीज़ आप और याद रखिए, जैसे कि एलिफेंटा का जो गुफा है ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, और इसमें एक ही साथ जो है जैसे कि आपका ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का मूर्ति जो है एलिफेंटा गुफा में। ये भी प्रश्न बनता है कि कौन सा गुफा है जिसमें तीनों का मूर्ति है, जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश का, तो ये महाराष्ट्र के एलिफेंटा गुफा में। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, करा निम्नलिखित अन्य की मंदिरों में से किसे अन्य की शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है, मतलब पत्थरों से बना हुआ आश्चर्य मंदिर माना जाता है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे कि कैलाश मंदिर एलोरा का जो है इसको शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्यजनक माना जाता है। ये राष्ट्रकूट वंश के द्वारा बनवाया गया था, और किस शासक के द्वारा, तो कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। और भी ऑप्शन हम देख लेते, जैसे कि बृहदेश्वर का मंदिर जो है ये आपका तमिलनाडु के तंजावुर में है, और ये राजराज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। जबकि लिंगराज मंदिर की बात करें तो ये आपका उड़ीसा भुवनेश्वर में है, और ये आपका कैलाश मंदिर तो बता ही दिए ये कहाँ पे, तो ये आपका महाराष्ट्र में है। और कंदरिया महादेव मंदिर की बात करें तो ये आपका खजुराहो में है। ठीक है, मध्य प्रदेश के खजुराहो में है कंदरिया महादेव मंदिर, और ये चोल वंश के शासक के द्वारा बनवाया गया था। तो ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। दोस्तों आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैं मेहनत करके लेकर के आता हूँ, तो एक लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। अगला देखिए, अगला जो आपका 28 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप जो है राजनीतिक हो गया। तो देखिए गणपति उत्सव का जो मतलब इनका शुरुआत जो किया गया था महाराष्ट्र में, किसके द्वारा, तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा किया गया था महाराष्ट्र में। और कब, तो 1893 में किया गया था। जबकि 1895 में जस्ट 2 वर्ष के बाद बाल गंगाधर तिलक जी के ही द्वारा यानी कि शिवाजी उत्सव भी शुरू कर दिया गया था उनके द्वारा। तो गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव दोनों जो है किसके द्वारा शुरू किया गया, तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा शुरू किया गया, और एक 1893 में और दूसरा 1895 में। लेकिन आप इसको मतलब ईयर के साथ याद रखिए, कई बार मिलान करने वाला देता है तो आपको दोनों दे देगा वहाँ पे, तो कंफ्यूज हो जाएगा अगर ईयर याद नहीं रहेगा तो। ठीक है, अगला देखिए, अगला जैसे कि आपका मतलब ऑप्शन ए में कि रामदास कौन थे, तो शिवाजी के जो थे एक धार्मिक गुरु थे, और महादेव गोविंद रनाडे जो थे ये प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा है कि पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज भी इनको बोला जाता है, को 1992 में हराने वाले सुल्तान मोहम्मद गोरी थे। मतलब 1992 में इनको हरा दिए थे तराइन के युद्ध में। तो वो कहाँ के शासक थे, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, मोहम्मद गोरी अफगान के शासक थे। देखिए तराइन का जो मतलब पहला युद्ध हुआ था 1191 में हुआ था, और दूसरा हुआ था 1192 में। पहले युद्ध में पृथ्वीराज जो है मतलब तृतीय जीत गए थे, और दूसरे युद्ध में हार गए थे मोहम्मद गोरी से, और दोनों मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में ही हुआ था। ये आने की ईरान की बात करें तो नादिर शाह जो था ये ईरान के रहने वाला था। ठीक है, और ईरान के नेपोलियन के नाम से भी नादिर शाह को जानते हैं, और ये 1739 में भारत से बहुत सारा लूटपाट किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, कड़ा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है।
तो देखिए ऑप्शन ए की बात करें तो राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकते हैं, तो बिल्कुल ये आपका सही है। दूसरा है कि राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को बुला सकते हैं, तो ये भी आपका सही है। ये आर्टिकल आपका 85 में है, ठीक है। और जो संदेश भेजने का ये आपका आर्टिकल 86 में है। अगला आपका ऑप्शन सी में करा है कि राष्ट्रपति संसद का अंग नहीं होता, तो यही आपका गलत है और क्वेश्चन के लिए आंसर यही हो जाएगा। देखिए संसद के 3 अंग होता है, जिसमें आपका लोकसभा, राष्ट्रपति यानी कि राज्यसभा और राष्ट्रपति जो होते हैं, ये तीनों संसद के अंग होते हैं। ऑप्शन डी में क्या है कि राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ टर्म कंडीशन होता है, उसके साथ कर सकते हैं। अगला आपका 31 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है, लेकिन परंतु यह यानी कि स्वतंत्रता अंतर्निहित है। देखिए प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में संविधान में कोई भी चर्चा नहीं किया गया, लेकिन ये अंतर्निहित है। जैसे कि आपका आर्टिकल यानी कि 19 के 1 के तहत वाक्य की स्वतंत्रता है ना, तो इसी के अंदर प्रेस की स्वतंत्रता भी आ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19 के 1 हो जाएगा। मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि आर्टिकल नंबर 19 के जो आपका 1 है ये हो जाएगा यानी कि प्रेस और वाक्य की स्वतंत्रता। अगला आपका 32 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि कुछ यानी कि मूल अधिकार सैनिक बल के सदस्य को प्राप्त नहीं है, इस विषय पर निर्णय लेने का अधिकार किसे है। तो देखिए जो सैनिक बल होता है उनको सभी मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है, इस पर निर्णय संसद के द्वारा लिया जाता है। देखिए आर्टिकल नंबर संविधान के आर्टिकल नंबर 34 में ऐसा लिखा गया है कि जिस क्षेत्र पर मार्शल लॉ लागू होता है उसके बारे में उसके मतलब सभी मौलिक अधिकार को मतलब उसके छूट नहीं रहेगा, सभी मौलिक अधिकार उस पे संसद कानून बना करके कुछ मौलिक अधिकार को रेस्ट्रिक्शन भी कर सकता है। ये देश के लिए मतलब सुरक्षा के हिसाब से किया जाता है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे कि संसद जो है अपने तरफ से कुछ रूल कानून बना करके उसके मौलिक अधिकार को कुछ मौलिक अधिकार को रेस्ट्रिक्शन कर सकता है, जो सैनिक सेवा में है लोग उनके लिए। देखिए एक बात है यहाँ पे 358 आर्टिकल नंबर 358 में जो है 300 अगर देश के अंदर इमरजेंसी लगा हुआ है तो 358 के अकॉर्डिंग आर्टिकल नंबर 19 के अकॉर्डिंग जो भी आपको 6 गो स्वतंत्रता दिया गया है इसको राष्ट्रपति के द्वारा स्वयं जो है क्या समाप्त कर दिया जाएगा उस टाइम के लिए। और 359 में ये बात कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति का मन हो तब वो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके बाकी को समाप्त कर सकते हैं जब देश में इमरजेंसी लगा हो उस टाइम में, ठीक है। तो आपको दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस क्लियर करके रखना है, जो बात मैं बोला हूँ उसको ध्यान से सुनना भी है। अगला देखिए यहाँ पे पेज पे बहुत ज़्यादा जगह नहीं रहता है, इसीलिए हम बहुत कुछ लिख तो नहीं सकते हैं, लेकिन जो खास पॉइंट है देखिए जो बहुत ज़्यादा खास है उसको तो हम किसी तरह एडजस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन जो चीज़ें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है उसको मैं बोलता भी हूँ, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा ना, तो वो चीज़ भी एग्जाम में क्लिक कर जाता है। और अगर आप पूरा टेस्ट देख रहे होंगे स्टार्टिंग से जितना मैं डालता हूँ तो आपको ये सब चीज़ें अब याद भी हो गया होगा। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है करा है कि भारत में युद्ध की घोषणा करने अथवा यानी कि शांति समझौता का निर्णय लेने हेतु विधि के अनुसार कौन समक्ष है। तो देखिए ये आपका मतलब ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। राष्ट्रपति जो युद्ध के घोषणा करने में और युद्ध की घोषणा करने के लिए और शांति के लिए अपील करने के लिए दोनों में जो है राष्ट्रपति को पावर होता है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद या आर्टिकल 53 में ऐसा कहा गया है कि जैसे कि इनके पास सभी कार्यपालिका और जैसे इस टाइप के जो शक्ति है इनके पास राष्ट्रपति के पास है, और राष्ट्रपति जो होते तीनों सेना के प्रमुख होते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन नंबर 34 है कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के रिक्त स्थान का भरा जाना आवश्यक है। तो कब तक इसको भरा जाना चाहिए, आवश्यक है, तो ये आपको 6 महीने के अंदर, जैसे कि राष्ट्रपति अगर पद पे नहीं है किसी कारणवश या तो उनका डेथ हो गया या वो रिजाइन दे दिया, कोई भी कारण है तो 6 महीना के अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए। ये आपका आर्टिकल नंबर 62 में ऐसा कहा गया है। लेकिन अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन उस पर मतलब जब तक राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं होता है तब तक वो उस पद पे बने रहेंगे, ऐसा भी प्रावधान है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 35 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत ने समवर्ती सूची का विचार यानी कि ग्रहित किया है। तो समवर्ती सूची जो है कॉन्करेंट लिस्ट ये कहाँ से लिया है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत ने ये चीज़ें लिया है। जबकि अगर हम बात करें यूएसए के संविधान से तो मौलिक अधिकार लिया है यूएसए के संविधान से, और जैसे कि न्याय के लिए जो चीज़ें होता है ज़्यादातर चीज़ें वो मतलब यूएसए से ही लिया गया है। जबकि अगर हम मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये आपका रसिया से लिया गया है, यूएसएसआर से। और यहाँ पे देख रहे हैं आप ब्रैकेट में असर लिखा हुआ है, ये हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए, जैसे कि आपका आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक न्याय जो है प्रस्तावना में, ये कहाँ से, तो ये भी आपका रसिया से ही लिया गया है। ये खास इंपॉर्टेंट रहता है, आपको याद रखना है, ठीक है।
अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 36 है। कह रहा है कि बराबर यानी कि बराबर अंतरालों पर उसकी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो उसको हम कंटूर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंटूर बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका दो चीज़ें हो गया, ठीक है, तो बराबर यहाँ पे मान लीजिए कि ये कंटूर हो गया, फिर ये कंटूर हो गया, तो मतलब ये एक्चुअली आपको ऐसा दिख रहा है अभी, लेकिन जिस समय से पिरामिड बन जाएगा ना, तो उसके चारों चारों रिंग साइड जैसे हो जाएगा ना, तो बराबर ऊंचाई के अंतराल पे जो होता है उसको हम कंटूर बोलते हैं, ठीक है। ये सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट है। अगला देखिए, अगला मतलब डीपली सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ना है, ऐसे आपको साइंस में ही पढ़ना है। अगला देखिए, जो 37 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच जो संबंध होता है तो कैसा होता है? तो प्रतिलोम संबंध होता है, यानी कि रिवर्स होता है, इसके बीच में संबंध होता है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 38 है। कह रहा है कि भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। तो लूनी जो है आपका भारतीय मरुस्थल की नदी है। ये आपका अरावली के पहाड़ी से निकलता है और कच्छ के रण में जाकर के समाहित हो जाता है। ये अरब सागर में नहीं गिरता है। जबकि अगर हम क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नर्मदा की बात करें तो ये आपका अमरकंटक मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है और अरब सागर में जाकर के गिरता है। कृष्णा नदी की बात करें तो ये आपका पश्चिमी घाट महाबलेश्वर से निकलता है और ये कहाँ? बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरता है। जबकि अगर हम ब्यास की बात करें, ऑप्शन डी में, तो ये रोहतांग दर्रा से निकलता है और अरब सागर में जाकर के गिर जाता है। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 39 है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस पर राज्य सरकार की अनन्य अधिकार है? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बिक्री कर पे राज्य सरकार का अनन्य अधिकार है। जैसे कि पहले जीएसटी नहीं था तो उसके अकॉर्डिंग, उस टाइम के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है, लेकिन अभी भी आपसे ऐसा पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इस पर राज्य सरकार के अधिकार था। जबकि अगर हम बात करें निगम कर का, कॉर्पोरेट टैक्स का, तो ये सेंट्रल के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और ये एक डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। अगर हम सीमा शुल्क की बात करें कस्टम ड्यूटी के द्वारा, तो ये भी सेंट्रल के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ये भी आपको याद रखना कि इनडायरेक्ट। अच्छा, हमको आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जीएसटी जो है ये कैसा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है? बस हमको सिर्फ इतना बताइए कि जीएसटी। अगर आप जीएसटी के बारे में और भी कुछ जानते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप मुझे इतना बताइए कि इनडायरेक्ट टैक्स है या डायरेक्ट टैक्स है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, और हम भी आपको कई बार बता चुके हैं। जबकि आपका आयकर की बात करें तो ये भी आपका डायरेक्ट टैक्स है और ये भी सेंट्रल के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 40 है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम का से संबंधित नहीं है? सेरिब्रम से संबंधित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आप पहला पढ़िए। कह रहा है कि यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। और ये कह रहा है लगभग 60% होता है, तो नहीं, ये मस्तिष्क का लगभग 85% भाग होता है। सेरिब्रम जो होता है मस्तिष्क का 85% भाग होता है, तो ऑप्शन आपका यही हो जाएगा, ये गलत है। दूसरा पढ़िए, कह रहा है कि यह मस्तिष्क का अग्रभाग होता है, तो बिल्कुल ये सही बात है। जो आपका सेरिब्रम होता है मस्तिष्क के अग्रभाग होता है। शीर्ष, टॉप और पार्श्व भाग होता है, तो ये भी आपका सही है, जो लाइन बी आपका लिखा हुआ है। ऑप्शन सी में लिखा है कि इसमें दो भाग होते हैं जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है, तो ये भी आपका सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन डी में लिखा था, दूसरे पेज में था, कट रहा था, तो हम यहाँ पे लिख दे। देखिए, कह रहा है कि ये अग्र मस्तिष्क यानी कि फॉरहेड का भाग होता है, तो बिल्कुल ये चीज़ें सही है। तो मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। ये 85% भाग होता है जो सेरिब्रम होता है, लगभग 80 से 85% के बीच में होता है, 60% नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और ये टेस्ट नंबर आपका कितना? तो टेस्ट नंबर आपका 14 के पार्ट नंबर 1 था। और वीडियो को छोटा इसलिए कर देते ताकि आपको देखने में सुविधा हो। और आगे जो आपका 41 नंबर क्वेश्चन से लेकर के और 75 नंबर तक ले जो आपका क्वेश्चन बना, जिसमें आपका जीके, जीएस और साइंस कवर हो रहा है, तो हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। तो मतलब आज के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ, अगर आपको टेस्ट का PDF डाउनलोड करना है ना, तो जैसे कि टेस्ट आपका 11 तक का जो टेस्ट है 1 से लेकर के 11 तक, वो हम टेलीग्राम पे आपको डाल दिए। और 12, 13, 14 और 15 और 16 ये पांचों टेस्ट को जो है मतलब बिल्कुल फ्रेश टेस्ट है, हम ले आकर के आपके लिए स्कैन करके डाल दिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।